हेलो एवरीवन। आज हम जीएसटी के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर हम देखेंगे कि इनपुट, आउटपुट, कैपिटल गुड्स और अदर रिलेवेंट टर्म्स परिभाषाओं के बारे में, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कैसे करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी और बेसिक कंडीशंस के बारे में, कुछ ऐसे आइटम्स या सप्लाई है जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है और किन पे मिलेगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सप्लाई प्रोपोर्शनेट रूप में यूज़ हो रही है टैक्सेबल पर्पस के लिए और नॉन टैक्सेबल पर्पस के लिए, तो उस क्रेडिट को हम अवेल या यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के कंसेप्ट के बारे में, इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पहला पॉइंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट को इम्प्लीमेंट करने का पर्पस क्या है। जैसे जीएसटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं कि जीएसटी डबल टैक्सेशन और टैक्स पे टैक्स से, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, उसे रोकता है। दूसरा है जीएसटी सिर्फ सप्लाई में जितनी वैल्यू एड होती है उस पर एप्लीकेबल होता है। टैक्स ऑन टैक्स यानी वापस डबल टैक्सेशन नहीं होता है। जिस जिस तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएगी सप्लाई के अंदर उसी पे टैक्स लगता रहेगा। और ये एक तरह का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जहाँ तक सप्लाई आगे से आगे चलती जाएगी वहाँ तक जीएसटी एप्लीकेबल होता रहेगा, और जहाँ सप्लाई पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगी वहाँ पे जीएसटी थम जाएगा, रुक जाएगा। अगला पॉइंट है कि टैक्स बर्डन ऑन रेसिपिएंट एंड पेमेंट टू गवर्नमेंट बाय सप्लायर। गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट सप्लायर करता है, परंतु सप्लायर रेसिपिएंट से उस टैक्स की वसूली करेगा, तो एक तरह से रेसिपिएंट पे उस टैक्स का बर्डन आता है और उस टैक्स का पेमेंट करता है सप्लायर। और लास्ट पॉइंट है फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स ऑन फाइनल कंज्यूमर। इस पूरे जीएसटी का फाइनल टैक्स का बर्डन आएगा उस सप्लाई के फाइनल कंज्यूमर पे। तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई या इसको सक्सेसफुल करने के लिए इनपुट टैक्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। डेफिनेशंस हम देख लेते हैं कुछ। इनपुट का तात्पर्य है जो कैपिटल गुड्स नहीं है, नॉर्मल गुड्स जो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ आते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनपुट सर्विस ऐसी सर्विस जो बिजनेस के लिए यूज़ आ रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विस के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे यहाँ पे इनपुट सप्लाई। सप्लाई में गुड्स, सर्विस और बोथ दोनों चीज़ें कवर हैं, इसलिए हम इसे इनपुट सप्लाई भी बोलेंगे। इनपुट सप्लाई मीन्स इनपुट गुड्स और एंड इनपुट सर्विस। अगला है इनपुट टैक्स। उस इनपुट सप्लाई पे पेमेंट यानी कि भुगतान किया गया टैक्स इनपुट टैक्स कहलाते हैं। जिस तरह से वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी उस पे ऑब्वियसली सप्लायर को, हमें जो रिसिपिएंट होगा उसे टैक्स का भी भुगतान करना होगा। तो उस इनपुट की गई सप्लाई पे किए गए टैक्स को हम कहेंगे यहाँ पे इनपुट टैक्स, और उस इनपुट टैक्स को ही हम आगे बोलेंगे इनपुट टैक्स की क्रेडिट। अगली डेफिनेशन है आउटपुट सप्लाई इन रिलेशन टू टैक्सेबल पर्सन, यानी कि ये संबंधित है टैक्सेबल पर्सन से। टैक्सेबल पर्सन मीन जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल पर्सन जो गुड्स और सर्विस की सप्लाई करता है, यानी कि जो सप्लायर जो आउटपुट सप्लाई करता है रिसिपिएंट को, तो उसके लिए वो हो जाएगी आउटपुट सप्लाई। और वो खुद अगर वो परचेस करता है तब वो हो जाएगी इनपुट सप्लाई। सेल करी गई सप्लाई आउटपुट सप्लाई और परचेस की गई सप्लाई इनपुट सप्लाई। सप्लाई में गुड्स सर्विस दोनों चीज़ें कवर हो सकती है। और उस आउटपुट सप्लाई पे वसूल किया गया टैक्स जो उसने रेसिपिएंट से वसूल किया होगा उसे हम कहेंगे आउटपुट टैक्स, जिसके अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे इस पूरे इनपुट टैक्स की टर्म को एक नॉर्मल तरीके से। एग्जांपल है आपके सामने, मिस्टर ए जो एक मैन्युफैक्चर है, गुड्स का निर्माता, जिसने गुड्स को मैन्युफैक्चर करा और 10,000 में मिस्टर बी को सेल आउट कर दिया।
मिस्टर बी ने उसने कुछ अतिरिक्त लागत एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ी और साथ में अपना मार्जिन प्रॉफिट जोड़ा 2000 का, 3000 कॉस्ट और 2000 उसका प्रॉफिट। और 10,000 में 3000 प्लस 2000 जोड़ के उसने मिस्टर सी को 15,000 में गुड्स बेच दिया। मिस्टर सी ने भी उस गुड्स में 4000 का प्रॉफिट और जोड़ा खरीदी हुई गई मूल्य का और उसे मिस्टर डी को बेच दिया। अब यहाँ लिखा हो रहा है मिस्टर डी फाइनल टैक्स गुड्स का कंज्यूमर है, यानी कि अब मिस्टर डी ने पूरी तरह से गुड्स कंज्यूम कर लिया है, ये चेन यहीं ब्रेक हो गई। और टैक्स की रेट है यहाँ पे 28%। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी कि IGST इस पे एप्लीकेबल होगा, इसे हम एज्यूम कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। अब चूँकि ये इस पूरे क्वेश्चन में 4 पर्सन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, सबके रिकॉर्ड्स में अलग अलग कैलकुलेशन होगी। स्टेप वाइज चलते हम। मिस्टर ए जो ओरिजिनली गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, निर्माता, उसके रिकॉर्ड में हम चेक करेंगे। पहला वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा टैक्स इन्वॉइस। टैक्स इन्वॉइस एक इन्वॉइस का एक फॉर्म आता है जो GST के अंतर्गत बनता है, जिसमें GST का नंबर, डेट, उसका सप्लायर का पैन नंबर, पर्टिकुलर्स में क्या क्या गुड्स या सर्विस की सप्लाई की गई है, अमाउंट में वसूल किया गया अमाउंट और साथ में GST का अमाउंट, सिग्नेचर, टर्म्स एंड कंडीशन, डेट इत्यादि चीज़ें। तो इसे हम कहेंगे टैक्स इन्वॉइस। ये टैक्स इन्वॉइस ये जनरेट करेगा और ये मिस्टर बी के बिहाफ में टैक्स इन्वॉइस जनरेट करेगा। तो उसमें उसका पर्टिकुलर्स में आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई। ऑब्वियसली मिस्टर ए गुड्स को बना के बेच रहा है तो इसके लिए होगा आउटपुट सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई इज इक्वल टू 10,000 एज पर क्वेश्चन। GST यहाँ पे हमने अज्यूम किया है इंटर स्टेट, तो IGST एट द रेट 28%, तो 10,000 पे 28% GST लगेगा, तो GST की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2,800। तो टोटल अमाउंट जो है मिस्टर बी से वसूल करेगा 10,000 प्लस 2,800, 12,800 रुपया पूरी तरह से मिस्टर बी से ये वसूल करेगा, जिसमें 10,000 रुपये अपने पास रखेगा और 2,800 रुपये गवर्नमेंट को पे करेगा। पेमेंट किस तरह से करेगा, यहाँ पे आपके सामने दे रखा है टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई। जो उसने आउटपुट सप्लाई की उस पर वसूल किया गया टैक्स जो यहाँ पे है 2,800। टैक्स ऑन इनपुट सप्लाई, क्वेश्चन में मिस्टर ए की किसी भी तरह की इनपुट सप्लाई का ब्यौरा नहीं दे रखा है, तो इसे हम इनपुट सप्लाई 0 है तो ऑब्वियसली उस पर टैक्स भी 0 होगा। तो पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू नेट पेमेंट टू गवर्नमेंट। तो 2,800 माइनस 0, तो 2,800 रुपये का पेमेंट सरकार को मिस्टर ए द्वारा किया जाएगा। आगे हम देखते हैं मिस्टर बी के रिकॉर्ड में अब क्या होगा। मिस्टर बी भी ऑब्वियसली टैक्स इनवॉइस बनाएगा और पेमेंट ऑफ टैक्स का स्टेटमेंट बनाएगा। टैक्स इनवॉइस में ये मिस्टर सी को बेच रहा है गुड्स 10,000 रुपये, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगी। उसमें उसने 3,000 रुपये कॉस्ट जोड़ी, किसी तरह की कोई कॉस्ट होगी, और 2,000 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ा, तो 10,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई हो जाएगी इसके लिए 15,000 जो है मिस्टर सी को करेगा और इस पर GST की कैलकुलेशन करेगा IGST एट द रेट 28%। तो 15,000 पे 28% हम कैलकुलेट करेंगे 4,200, तो टोटल अमाउंट जो मिस्टर सी से वसूल करेगा 19,200 रुपये, जिसमें 15,000 रुपये अपने पास रखेगा और 4,200 को का भुगतान गवर्नमेंट को इनपुट सप्लाई के क्रेडिट यूज़ करने के बाद करेगा। किस तरह से करेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पे आ रहा है टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई 4,200। अब चूँकि ये पिछला मिस्टर ए से इसने जब ये परचेस किया था 2,800 रुपये का पेमेंट है इनडायरेक्ट वे में कर चुका है, तो ये उसके लिए वो हो जाएगी इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को यहाँ ये पेमेंट ऑफ टैक्स के समय यूज़ करेगा। तो 4,200 में इसने ऑलरेडी 2,800 रुपये का पेमेंट कर दिया है इनडायरेक्ट वे में, तो उसे हम घटा लेंगे 4,200 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इसने यूज़ कर लिए 2,800, तो सरकार को नेट पेमेंट करेगा ये 1,400।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, इसने वो वाला पोर्शन जिस पे वो टैक्स दे चुका है वो हटा दिया है 2800। तब ये सिर्फ उसी अमाउंट पे टैक्स पे कर रहा है जितना इसने अपने स्तर पे वैल्यू एडिशन करा है। वैल्यू एडिशन इसने करा है 3000 और 2000 का, तो उसी पे इसने 1400 रुपये का टैक्स पे करा है। यानी कि इफ़ेक्टिव अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कि जो 5000 रुपया जो इसने वैल्यू एडिशन करा है चाहे कॉस्ट में या प्रॉफिट में, उस पर 28% तो 1400। तो यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट भी रुक रहा है और वैल्यू एडिशन पे ही अब टैक्स का भुगतान हो रहा है। अगला रिकॉर्ड देखेंगे मिस्टर सी का। मिस्टर सी भी ऑब्वियसली टैक्स इनवॉइस जनरेट करेगा मिस्टर डी को बेचते समय गुड्स को। टैक्स इनवॉइस में वैल्यू ऑफ आउटपुट सप्लाई 15,000 रुपये तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी। साथ में क्वेश्चन में दे रखा है 4,000 रुपये का इसने मार्जिन जोड़ा, तो 15,000 प्लस 4,000 रुपये 19,000 रुपये। जीएसटी का पेमेंट @28% 5,320 रुपये वसूल करेगा मिस्टर डी से। तो ऑल ओवर अमाउंट की रिकवरी करेगा 19,000 प्लस 5,320 24,320 रुपये। अब सरकार को ये पेमेंट करेगा टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई, इसके लिए हो जाएगी 5,320। टैक्स ऑन इनपुट सप्लाई पिछली बार ये 4,200 मिस्टर बी को इसने पे करा था गुड्स की वैल्यू के साथ में, तो ये 4,200 रुपये ऑटोमेटिकली इसके लिए हो जाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको यहाँ पेमेंट के समय यूज़ करेगा। तो आउटपुट सप्लाई के टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को ये लेस कर देगा 4,200 रुपये। तो 5,320 माइनस 4,200, तो सरकार को ये नेट पेमेंट करेगा 1,120। अब यहाँ पे इसने वैल्यू एडिशन करा है 4,000 रुपये का, तो 4,000 पे अगर हम 28% निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली 1,120 रुपया अमाउंट आ जाएगा। तो ये भी एक तरह से वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स हो रहा है और टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो गणित है वो इसे रोकती है। अब मिस्टर डी उसका फाइनल कंज्यूमर है, तो पूरा टैक्स का बर्डन मिस्टर डी पे आएगा क्योंकि वह उस सप्लाई का फाइनल कंज्यूमर है और जीएसटी की चेन यहीं रुक जाएगी। अगर मिस्टर डी भी इसे आगे बेचेगा तो ये चेन इसी तरह से आगे चलती जाएगी। आगे हम देखते हैं चार्जिंग सेक्शन, कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 16 से सेक्शन 21 एंड सेक्शन 49 ऑफ CGST एक्ट 2017। और इन सेक्शन के साथ रूल्स जो कैलकुलेशन का मैनर, तौर तरीके इत्यादि का वर्णन करते हैं उसे हम कहते हैं रूल्स। तो रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST रूल्स के रूल नंबर 36 से 45 और साथ ही साथ रूल नंबर 88A। सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन वाइज हम इसका ब्रीफिंग करते हैं। सेक्शन 16 डिस्कस करता है एलिजिबिलिटी यानी योग्यता एंड कंडीशंस, क्या क्या शर्तें होगी इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल या यूज़ करने की। सेक्शन 17 डिस्कस करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, यानी कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का विभाजन कैसे करेंगे। साथ ही साथ एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, ऐसे क्रेडिट जिसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। तीसरा है सेक्शन 18, कुछ स्पेशल केस दे रखे उसमें क्रेडिट किस तरह से अवेल या यूज़ करेंगे। अगला लास्ट है सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में क्रेडिट का यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रोविज़न्स पे आते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 जो एक जनरल प्रोविज़न है इस पूरे इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ये कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो, एंड शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, सभी शर्तों के निर्वहन करने के बाद एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो भी ब्यौरा इस सेक्शन या आगे के सेक्शनों में कह रखा हो, इंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, वो रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ करने के लिए हकदार है, इंटाइटल है। और वो पर्टिकुलर इनपुट सप्लाई कहाँ यूज़ होनी चाहिए, वो यूज़ होनी चाहिए इन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो इनपुट सप्लाई पर्सनली नहीं, उसके बिजनेस पर्पस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ होनी आवश्यक है। और साथ ही साथ वो इनपुट टैक्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी क्रेडिट हुई होनी चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, इसके बारे में हम पेमेंट ऑफ टैक्स में डिस्कस करेंगे, पर शॉर्टली मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दो तरह के लेजर होते हैं जीएसटी के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डिस्कस करता है टैक्स का पेमेंट कितना करना है सरकार को सप्लायर के द्वारा, एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जितनी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस है वर्ष के दौरान या महीने में जितनी आई वो ऐड माइनस उसमें से यूज़ कितनी करी और नेट बैलेंस, उसका ब्यौरा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। इसके बारे में डिटेल में हम पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन या कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होती है, तो सप्लायर को उसे भी सिस्टमेटिक रूप में मेंटेन करना होता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 जो डिस्कस करता है एलिजिबिलिटी के बारे में, सप्लायर या पर्सन के क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, बेसिक योग्यता। पहला है वो पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी के अंदर, उसके पास अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना आवश्यक है। दूसरा, जो भी उसने इनपुट सप्लाई यूज़ करी हो जिसकी क्रेडिट लेने का वो आगे इंटेंशन है, सोच रहा है, वो पर्टिकुलर इनपुट सप्लाई बिजनेस एक्टिविटी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस एक्टिविटी में यूज़ नहीं हो रही है तो उस सप्लाई की क्रेडिट पर्सन नहीं ले सकता है। तो कंडीशन फर्स्ट है, पहला उसके पास रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, दूसरा वो सप्लाई बिजनेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ होनी आवश्यक है। अगला सेक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 कंडीशन। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एलिजिबिलिटी यानी योग्यता के बारे में बात कर रहा है। अगर योग्य है वो पर्सन तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में आएंगे, जिसमें शर्तें कह रखी है किस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ कर सकता है, क्या क्या कंडीशंस फॉलो रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा की जानी आवश्यक है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पार्ट ए और रूल नंबर 36 डिस्कस करता है उसके पास में टैक्स पेमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पार्ट बी डिस्कस करता है रिसिपिएंट को गुड्स एंड सर्विस को एक्चुअल में रिसीवल होना आवश्यक है, वो गुड्स सर्विस एक्चुअल में उसे रिसिप्ट होनी जरूरी है। तीसरा है टैक्स लेविएबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, जो भी टैक्स उस सप्लाई पे लेवी हुआ है उसका भुगतान सरकार को एक्चुअल में हुआ होना आवश्यक है। एंड सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पार्ट डी रिटर्न को फाइल करना भी आवश्यक है। ये सारी कंडीशन को फुलफिल करेंगे तब इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपर वे में कोई भी रिसिपिएंट या सप्लायर यूज़ कर सकता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 अदर प्रोविज़न कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में कह रखा है इसके अंदर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर ही। गुड्स अगर लॉट्स में अगर रिसीव हो रहा हो, यानी गुड्स अगर किश्तों में अगर मिल रहा हो, खंडों में मिल रहा हो, तब इनपुट टैक्स क्रेडिट उस लास्ट लॉट के मिलने के बाद ही उस पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, जब तक उस गुड्स की लास्ट किस्त नहीं रिसिपिएंट को मिल जाती है तब तक। दूसरा है पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज, जो भी इनपुट सप्लाई रिसिपिएंट के द्वारा की गई हो उसका पेमेंट इनवॉइस के 180 डेज़ के अंतर्गत हो जाना चाहिए। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पार्ट ए विथ रूल नंबर 36 इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मीन इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन अवेल ऑन बेसिस ऑफ एनी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। इन सभी डॉक्यूमेंट में कम से कम एक डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है रिसिपिएंट के पास में। पहला है एन इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, सप्लायर के द्वारा इशू किया गया इनवॉइस होना आवश्यक है। दूसरा, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि रिसिपिएंट को टैक्स पे करना हो, रिसिपिएंट को कब करना होता है, जब सप्लाई अनरजिस्टर्ड हो, तो उसके अंतर्गत इशू किया गया टैक्स इनवॉइस। किसी तरह का डेबिट नोट मीन्स परचेस रिटर्न के केस में डेबिट नोट बनता है। बिल ऑफ एंट्री, अगर गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है तब बिल ऑफ एंट्री और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट कस्टम एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग। रिवाइज इनवॉइस, किसी तरह का रिवाइज इनवॉइस बना हो वो रिवाइज इनवॉइस।
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा किसी तरह के प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, इनमें से एनी ऑफ डॉक्यूमेंट का पोजेशन रिसिपिएंट के पास होना आवश्यक है, तब जाके वो एक बेसिक कंडीशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पार्ट ए की वो फुलफिल कर पाएगा। आगे हम देखते हैं, सच डॉक्यूमेंट कंटेन फॉलोइंग डिटेल इन फॉर्म GSTR 2 एज प्रिस्क्राइब इन रूल 36 सब रूल 2 ऑफ CGST रूल्स। इन डॉक्यूमेंट में इन चीज़ों का होना आवश्यक है, पर्टिकुलर्स का होना आवश्यक है, जिसको फुलफिल GSTR 2 के अंतर्गत भी किया जाएगा। GSTR 2 एक मंथली रिटर्न होता है जिसमें इनपुट सप्लाई का ब्यौरा होता है। इसे मंथली किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सबमिट करना होता है गवर्नमेंट को। क्या क्या चीज़ें होगी, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, जो भी टैक्स चार्ज हुआ होगा वो अमाउंट, या इसे कह सकते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाई, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विस, किसी भी तरह का गुड्स या सर्विस जो इनपुट सप्लाई के रूप में अवेल किया गया होगा रिसिपिएंट के द्वारा, उसका डिस्क्रिप्शन ब्यौरा, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई भी इसके अंदर होनी आवश्यक है। GSTIN ऑफ द सप्लायर ऑब्लिक रिसिपिएंट, सप्लायर का GST नंबर, अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड हो तो रिसिपिएंट का GST नंबर होना आवश्यक है। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई हो रही होगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मेंशन होना भी इसमें आवश्यक है। इफ़ टैक्स पेड टुवर्ड्स ऑर्डर ऑफ डिमांड any fraud, willful misstatement or suppression of the fact, then no input tax credit allowed of such paid tax amount। अगर किसी भी तरह का फ्रॉड, किसी भी तरह का विलफुल मिसस्टेटमेंट, जानबूझ के कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना या तथ्यों को छिपाया जाता है, उसके बिहाफ पे अगर GST अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती है रजिस्टर्ड पर्सन को, जिसके अंतर्गत उसे पेनल्टी इत्यादि चीज़ों को देना होगा, तो उन चीज़ों से रिलेटेड वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है जिस पे उसने वो पेनल्टी दी होगी। जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसने छिपाया होगा, फ्रॉड करा होगा इत्यादि, तो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को वो यूटिलाइज नहीं कर सकता है जिसके बिहाव पे उसने किसी भी तरह की पेनल्टी दी हो। ये रूल नंबर 36 सब रूल 3 इसके बारे में कहता है। आगे हम देखेंगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पार्ट बी। The registered recipient who taking the input tax credit must have received the goods and or services। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट सप्लाई के रिस्पेक्ट में ले रहा है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को वो गुड्स एक्चुअली रिसीव भी होना आवश्यक है, या वो सर्विस एक्चुअल में रिसीव होना उसे आवश्यक है, तब ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन या उसे अवेल कर सकता है। इफ़ बिल टू शिप, बिल टू शिप कंसेप्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बिल टू शिप का मतलब क्या होता है? इट मीन्स गुड्स सप्लाई टू थर्ड पर्सन बाय सप्लायर ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल परचेसर। GST के अंदर दो पार्टियाँ होते हैं, एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपिएंट। सप्लाई जो गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहा है, रिसिपिएंट जो उसे प्राप्त कर रहा है। वो अगर उस गुड्स या सर्विस से रिलेटेड जो ओरिजिनल परचेसर होता है, ओरिजिनल खरीदार होता है, जो सप्लायर से कांटेक्ट करता है, गुड्स को परचेस करता है और उसका पेमेंट करता है, अगर वो इंस्ट्रक्शन दे उस सप्लायर को कि ये पर्टिकुलर गुड्स उसके किसी थर्ड पर्सन या किसी एजेंट को डिलीवर करे सप्लायर, तो इसे हम कहेंगे बिल टू शिप। यानी कि ओरिजिनल पर्सन उस गुड्स को रिसीव नहीं करेगा, उस गुड्स या सर्विस को रिसीव करेगा कोई थर्ड पर्सन, और इंस्ट्रक्शन होना चाहिए उस ओरिजिनल परचेसर का। तब इस केस में रिसिपिएंट हो जाएगा ओरिजिनल परचेसर। परंतु इसके अंदर कंडीशन है, गुड्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिस पे टाइटल का ब्यौरा हो या ओनरशिप का ब्यौरा हो, वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए ओरिजिनल परचेसर को। कब? पहली कंडीशन, या तो बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लायर अपने गुड्स को अपने वेयर हाउस से निकाले उससे पहले पहले उस टाइटल को ट्रांसफ़र कर दे ओरिजिनल परचेसर को, या वो गुड्स का उसने मूवमेंट या उस गुड्स को अपने वेयर हाउस से निकाल दिया पर वो गुड्स अभी भी ऑन रोड है, मूवमेंट अभी भी उस गुड्स का चल रहा है, वो अभी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में है, तब उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या ओनरशिप ओरिजिनल परचेसर को ट्रांसफ़र कर देने आवश्यक है। यदि गुड्स उस थर्ड पर्सन को रिसीव हो जाता है, उसके बाद अगर वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या ओनरशिप
ओरिजिनल परचेसर के बिहाव पे इश्यू करता है, तब ओरिजिनल परचेसर रिसिपिएंट नहीं माना जाएगा, फिर रिसिपिएंट माना जाएगा वो थर्ड पर्सन। क्वेश्चन में देखते हैं, मिस्टर एक सप्लायर है, मिस्टर बी ओरिजिनल परचेसर है, मिस्टर सी मिस्टर बी का एजेंट है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो उस पर्टिकुलर गुड्स को मिस्टर सी को हैंड ओवर करे। डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे अलग अलग डेटे दे रखी है। पहला कॉलम है डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर के प्लेस से गुड्स कब रिमूव हुआ। दूसरा कॉलम है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय एजेंट, एजेंट के द्वारा गुड्स कब रिसिप्ट हुआ। तीसरा कॉलम है डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑब्लिक ओनरशिप ऑफ गुड्स, उस गुड्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें टाइटल या ओनरशिप का ब्यौरा हो वो कब ट्रांसफ़र किए गए सप्लायर द्वारा। और लास्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस्टर बी द्वारा ली जा सकती है अथवा नहीं ली जा सकती, इसका स्टेटस। पहले केस में हम देखते हैं 15 जनवरी 2020 को सप्लायर द्वारा गुड्स का रिमूवल कर दिया गया और एजेंट को प्राप्त हुआ 20 जनवरी 2020 को। यहाँ पे सप्लायर ने टाइटल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट इशू करे 15 जनवरी 2020, तो ऑब्वियसली ये 20 तारीख से पहले पहले उसने इशू कर दिए टाइटल के डॉक्यूमेंट, तो यस मिस्टर बी यहाँ पे रिसिपिएंट माना जाएगा और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ या अवेल कर सकता है। दूसरे केस में भी सेम डेट आ रही है 15 जनवरी 20 जनवरी, और यहाँ टाइटल के डॉक्यूमेंट इशू हो रहे 19 जनवरी 2020। मिस्टर सी को जो एजेंट है उसको रिसीव हुआ 20 जनवरी 2020, पर ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल यानी कि टाइटल के डॉक्यूमेंट 20 तारीख से पहले ही इशू कर लिए गए, तो मिस्टर बी यहाँ पे भी रिसिपिएंट माना जाएगा और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ कर सकता है या अवेल कर सकता है। तीसरे केस में हम देखते हैं 15 तारीख को रिमूव हुआ, 20 तारीख को एजेंट के द्वारा रिसीव किया और डॉक्यूमेंट टाइटल के इशू करे गए 20 जनवरी 2020, पर यहाँ हम देखेंगे एजेंट को 20 तारीख को मिला है, उसके पश्चात 20 तारीख को ही वो इशू कर रहा है मिस्टर ए टाइटल के डॉक्यूमेंट, तब इस केस के अंतर्गत मिस्टर बी रिसिपिएंट नहीं माना जाएगा और वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल या यूज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आवश्यक है बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स या ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स रिसीव हो गया उसके बाद टाइटल के डॉक्यूमेंट इशू हो रहे हैं, तब ओरिजिनल परचेसर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल या यूज़ नहीं कर पाएगा। अगला प्रोविज़न देखते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पार्ट सी, टैक्स लेविएबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। जो भी इनपुट सप्लाई जिस पे टैक्स का भुगतान रिसिपिएंट के द्वारा सप्लायर को किया गया है, तो सप्लायर को भी आवश्यक है कि उस टैक्स को इनपुट अपनी टैक्स क्रेडिट यूज़ करने के बाद वास्तव में सरकार को भुगतान किया जाना आवश्यक है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अगर टैक्स का उसने भुगतान नहीं किया गया, उस टैक्स को अभी तक अपने पास संभाल के रखा है बिना इनपुट टैक्स रेट या बिना कोई गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करके या बिना कोई डॉक्यूमेंट को सबमिट करके, तब उस क्रेडिट को ऑटोमेटिकली रिसिपिएंट यूज़ नहीं कर सकता है। सेक्शन 41 अलाउज टेकिंग इनपुट टैक्स रेट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस, अर्थात जो भी सप्लायर है उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी शो करना होगा कि उसके पास कितना टैक्स आया, कितने इनपुट टैक्स रेट यूज़ करने के बाद उसने गवर्नमेंट को रिमेनिंग टैक्स पे करा। अगर टैक्स जीरो भी आ रहा है यानी कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही, फिर भी उसे GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3B के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करके गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन रिटर्न के थ्रू सबमिट करनी होगी, तत्पश्चात ही रिसिपिएंट उस क्रेडिट को यूज़ कर सकता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पार्ट डी में हम डिस्कस करते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द इनपुट टैक्स रेट मस्ट हैव फाइल्ड हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 39, जो मंथली रिटर्न के बारे में डिस्कस करता है। यहाँ पे रेसिपिएंट को भी आवश्यक है कि वो अपना मंथली रिटर्न टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंतर्गत भरे। सेक्शन 39 जो मंथली रिटर्न जिसके अंदर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को GSTR 1, GSTR 2 एंड GSTR 3 भी सबमिट करना होता है प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंतर्गत। अगर वो रिटर्न सबमिट करता है तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने यूज़ करी होगी वो
वैलिड गवर्नमेंट के द्वारा मानी जाएगी। अगर वो रिटर्न टाइम पे नहीं भरता है तो गवर्नमेंट उसे रिवर्स कर देगी, उसे इनवैलिड मान लेगी, अतः उसे मंथली रिटर्न का भरना भी आवश्यक है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो स्पेशल प्रोविज़न थे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर गुड्स किश्तों में लॉट्स में रिसीव हो रहा हो तो उस पूरे गुड्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसके लास्ट लॉट के रिसीव्ड होने के बाद ही लिया जा सकता है। क्वेश्चन के द्वारा हम देखते हैं मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ मिस्टर बी के साथ में, जहां वो रिसीव करेगा 100 किलो का केमिकल 2000 रुपये पर केजी के हिसाब से, और उसने भुगतान किया 2,36,000 का, जिसमें 2 लाख रुपये यहाँ पे केमिकल की वैल्यू थी एंड 36,000 रुपये जीएसटी की वैल्यू थी। इन मार्च महीने के अंदर उसने इस पूरी राशि का भुगतान किया गया। इनवॉइस के बारे में कुछ कह नहीं रखा है तो मान लेंगे इनवॉइस भी सेम डेट को इश्यू हो गया होगा। गुड्स विल रिसीव 5 इक्वल लॉट इन ईच मंथ अप टू जुलाई। ये जो 100 किलो का जो केमिकल है ये 5 किश्तों में या 5 इक्वल लॉट में मिलेगा। तो 100 kg अपन 5 कर देते तो 20-20 kg के हिसाब से मिस्टर ए को एक केमिकल मिलेगा, और ये केमिकल का लास्ट लॉट है जुलाई। तो मिस्टर ए 36,000 इस टोटल अमाउंट को जुलाई महीना यानी कि जब वो लास्ट लॉट मिल गया हो तभी यूज़ कर सकता है, एडवांस में से यूज़ नहीं कर सकता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का दूसरा स्पेशल प्रोविज़न हम देखते हैं, पेमेंट ऑफ इनवॉइस विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। जो भी इनपुट सप्लाई जो रिसिपिएंट के द्वारा की गई हो उससे रिलेटेड, उस इनवॉइस से रिलेटेड एक्चुअल राशि का भुगतान 180 दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए, और 100 दिन की कैलकुलेशन हम डेट ऑफ इनवॉइस से करेंगे। यदि इफ़ फेलियर टू डू सो, अगर वो नहीं कर पाता है रिसिपिएंट अमाउंट का, देन आईटीसी रिवर्स्ड एंड एडेड टू आउटपुट लायबिलिटी। अगर वो उस राशि का भुगतान नहीं कर पाता है और उसने एडवांस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ कर दिया हो तो उस यूज़ की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट 180 दिन जब ख़त्म हो रहे होंगे उसके अगले महीना में जो भी डेट आ रही होगी जीएसटी के पेमेंट की, तो उस जीएसटी डेट में जो पेमेंट हो रहा होगा उसमें वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने यूज़ की गई होगी वो अमाउंट भी उसके अंदर जुड़ जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट चार्ज करेगी उस रिसिपेंट से वो भी जुड़ेगा, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 18% के हिसाब से, और ये दिनों के हिसाब से कैलकुलेट होगी जो होगी फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट। जिस दिन उसने उस अनपेड अमाउंट की इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करी हो उस दिन से लगा के जब उसने वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसकी वैल्यू का वो भुगतान सप्लायर को नहीं कर पाया था, जब उसने आउटपुट लायबिलिटी में जोड़ी हो उस दिन तक का वो 18% का इंटरेस्ट चार्ज करके उस आउटपुट लायबिलिटी में जोड़ेगा। अगर रिसिपिएंट उस अनपेड अमाउंट को पे सप्लायर को कर देता है तो वापस उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रीयूज़ कर सकता है, और यहाँ पे 180 दिन का क्राइटेरिया वापस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसे हम क्वेश्चन के द्वारा क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, मिस्टर ए जिसने गुड्स परचेस किया 20,000 रुपये का, और टैक्स की रेट है 18%, और इनवॉइस की डेट है 18 जनवरी 2019। मिस्टर ए के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करी गई या अवेल की गई 15 अप्रैल 2019 को, और उसने 20,000 रुपये इस पूरे इनवॉइस अमाउंट को एक्चुअल में पे करा 1 सितंबर 2019 को। सॉल्यूशन में हम देखते हैं प्रोविज़न कहता है कि 180 दिन के अंतर्गत से किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन या रिसिपिएंट को सप्लायर को इनवॉइस का कंप्लीट अमाउंट पे कर लेना चाहिए। यहाँ पे हम 180 डेज़ की कैलकुलेशन करते हैं 18 जनवरी से, तो 180 डेज़ की हमने कैलकुलेशन करी तो डेडलाइन आ रही है 17 जुलाई 2019 को, यानी कि 17 जुलाई तक मिस्टर ए को वो पेमेंट एनी हाउ कर लेना चाहिए था। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने एक्चुअल में पेमेंट करा 1 सितंबर 2019 को, ठीक है। तो यानी कि 180 डेज़ के अंदर मिस्टर ए फेल हो गया, इसने इस अमाउंट को पे नहीं कर पाया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं
इसने इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ कर लिया था 15 अप्रैल 2019 को, यानी कि 20,000 का 18% हम कैलकुलेशन करेंगे 3,600 रुपये आ रहा है, जिसका यूज़ मिस्टर ए द्वारा 15 अप्रैल 2019 को कर लिया गया था। तो इस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के हिसाब से 3,600 रिवर्स हो जाएगी, और ये कब होगी? जब 180 दिन ख़त्म हो रहे हो, जो हो रहे 17 जुलाई 2019, तो उसके अगले महीने की जो जीएसटी पेमेंट डेट होगी उसमें उस लाइबिलिटी में अमाउंट 3,600 रुपये जुड़ जाएगा। जीएसटी का पेमेंट मंथली करना होता है, हर महीने का जो भी जीएसटी का पेमेंट होता है उसका पेमेंट अगले महीने की 20 तारीख तक टैक्सेबल पर्सन को किया जाना चाहिए, सरकार को। तो जुलाई महीने की लाइबिलिटी, जुलाई महीने के नेक्स्ट महीना आ रहा है अगस्त, यानी कि 20 अगस्त को पेमेंट करेगा, तो 3,600 रुपये 20 अगस्त की जो भी लाइबिलिटी आ रही होगी उसमें जुड़ जाएगा। साथ ही साथ इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन करनी होगी। इंटरेस्ट जो 18% के हिसाब से कैलकुलेट होगा, जो होगा एक्चुअल डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आ रही है 15 अप्रैल 2019, तो जब वो अगले महीने की 20 तारीख तक पेमेंट करेगा, 180 दिन जब ख़त्म हो रहे हो उसके अगले महीने की 20 तारीख को जब उसने वो जोड़ी होगी वो लाइबिलिटी, तब 15 अप्रैल से 20 अगस्त 2019, तो यहाँ पे हो रहे 127 दिन, तो 3,600 इंटू 18% इंटू 127/365 हम करेंगे तो 225 रुपये इंटरेस्ट का अमाउंट हो रहा है। तो 3,600 प्लस 225 3,825, उसको 20 अप्रैल को जो भी जीएसटी का पेमेंट कर रहा होगा उस अमाउंट में 3,825 मिस्टर ए को जोड़ना होगा। अब हम देखेंगे 1 सितंबर 2019 को पे कर रहा है मिस्टर ए इनवॉइस के अमाउंट को, तब मिस्टर ए जो उस क्रेडिट को गवर्नमेंट को भुगतान कर लिया गया था 3,600, इसको वापस इसको रीअवेल कर सकता है, यानी कि सितंबर महीने की जो भी लाइबिलिटी आ रही है उसमें 3,600 को वापस रीयूज़ कर सकता है, परंतु इंटरेस्ट को यूज़ नहीं कर सकता है। इंटरेस्ट गवर्नमेंट को चले गया है, इसको रीयूज़ नहीं कर सकता है, ये सिर्फ क्रेडिट पोर्शन को रीयूज़ कर सकता है। और यहाँ पे 180 डेज़ को वापस कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में रूल नंबर 37 सब रूल 1 भी एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन 180 डेज़ के अंतर्गत पेमेंट नहीं कर पाए, तब उसे GSTR 2 के अंतर्गत उस पेमेंट का ब्यौरा देना होगा। अर्थात पिछले क्वेश्चन में देखा 17 जुलाई तक वो पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो जुलाई का जो भी रिटर्न मंथली वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा GSTR 1, 2 एंड 3B के अकॉर्डिंग, तो उस जुलाई के GSTR 2 में उसे उस अनपेड अमाउंट यानी 20,000 रुपये का ब्यौरा उसे देना होगा। साथ ही साथ उस पर कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने यूज़ कर ली 3,600 रुपये, उसका ब्यौरा भी इसके अंतर्गत देना होगा। और क्या क्या चीज़ें देनी होगी इसके अलावा? डिटेल ऑफ सच सप्लाई, 20,000 रुपये की जो भी सप्लाई होगी, चाहे वो गुड्स के रूप में हो या सर्विस के रूप में हो, उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा। द अमाउंट ऑब्लिक वैल्यू नॉट पेड, कितना अमाउंट उसने पे नहीं करा, उसने 20,000 रुपये का पेमेंट नहीं किया गया था, उसका ब्यौरा उसे देना होगा। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ऑफ प्रोपोर्शनेट टू सच अमाउंट नॉट पेड, उस 20,000 पे कितना टैक्स बन रहा था जिसका उसने एडवांस में यूज़ कर लिया गया था। 20,000 पे 18% के हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहा था 3,600, उसका ब्यौरा भी GSTR 2 में देना होगा। टाइम लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस टू मंथ इमिडिएटली टू एंडिंग द 180 डेज, यहाँ पे यही बात हो रही है कैलकुलेशन किस तरह से होगी डेट ऑफ इनवॉइस से जहाँ वो 180 दिन ख़त्म हो रहे हो उस दिन तक, यानी 17, पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे 17 जुलाई को वो टाइम लिमिट ख़त्म हो रही थी, तो उस जुलाई के महीने का जो GSTR 2 होगा उस GSTR 2 में उस मिस्टर ए को ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करनी होगी। आगे हम देख रहे हैं कंडीशन ऑफ 180 डेज डज नॉट अप्लाई ऑन फॉलोइंग सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में 180 दिन की समय सीमा नहीं लगेगी। पहला है टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर टैक्स पे हो रहा हो रिवर्स चार्ज अर्थात सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो एंड रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो, तो उस केस के अंतर्गत 180 डेज़ की टाइम लिमिट
अप्लाई या लागू नहीं होगी। डिम्ड सप्लाई, अगर किसी सप्लाई में कंसिडरेशन नहीं है तो उस डिम्ड सप्लाई के अंतर्गत भी 180 डेज की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, if depreciation claim under section 32 of income tax act 1961 on tax component of capital goods। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो इंडिया का है उसके अंदर सेक्शन 32 है जो डिस्क्राइब करता है, जो एक्सप्लेन करता है डेप्रिसिएशन के बारे में, जिसका कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो इनकम टैक्स के अंतर्गत हो उसका बेनिफिट लेता है। और डेप्रिसिएशन किस पे ले सकता है? बिजनेस एसेट को, और उस ही बिजनेस एसेट को जीएसटी के अंतर्गत कहते हैं हम कैपिटल गुड्स, जो बिजनेस में यूज़ होती है और बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के अंदर उसे कैपिटलाइज्ड करते हैं। पर वो मूवेबल होनी आवश्यक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जीएसटी के अकॉर्डिंग। इनपुट टैक्स तब क्या होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, दैट इज ओनली one benefit can taken either depreciation under income tax law or input tax credit under GST law. Double benefit cannot be taken. तो इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड पर्सन या तो उस टैक्स कंपोनेंट को डेप्रिसिएशन के रूप में क्लेम कर सकता है, इसके पास ये चॉइस है, या दूसरी चॉइस है अगर उस टैक्स कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है तो उसको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट में यूज़ कर सकता है। उस टैक्स कंपोनेंट को आईटीसी में भी यूज़ करे, साथ ही साथ उस टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन भी क्लेम करे। ये दोनों बेनिफिट पर्सन को अवेल नहीं हो सकते हैं। कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? विच कैपिटलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट यूज और इंटेंटेड टू बी यूज इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो गुड्स, पहली बात मूवेबल होना आवश्यक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इसके अंदर कवर नहीं होती है, और वो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटलाइज होनी आवश्यक है, और साथ ही साथ उसका यूज़ बिजनेस पर्पस में होना आवश्यक है, जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ ली जा सकती है। इसे हम क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। मिस्टर ए है फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ कैपिटल गुड्स। मशीनरी 15% डेप्रिसिएशन की रेट है जो 15% है, वो 15 अक्टूबर 2019 को ये खरीदी गई, जिसकी कीमत थी 30,000 रुपये और इस 18% जीएसटी था। फर्नीचर 10% डेप्रिसिएशन की रेट 20 अक्टूबर 2019 को परचेस किया गया, 50,000 रुपये इसकी कॉस्ट परचेस की और 12,000 रुपये जीएसटी का अमाउंट। ही क्लेम्ड डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स लॉ, also claimed whole input tax credit of such items on 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे क्या इस जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ट्रीटमेंट होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं, एज पर क्वेश्चन मिस्टर ए के द्वारा उसने टैक्स कंपोनेंट को भी डेप्रिसिएशन के अंदर क्लेम कर लिया और साथ ही साथ टैक्स कंपोनेंट का इसने बेनिफिट भी ले लिया, अर्थात इसने कैपिटलाइज्ड करा अमाउंट 30,000 रुपये प्लस 18%। ये इसने अमाउंट कैपिटलाइज करा बैलेंस शीट के अंदर, और यहाँ पे 50,000 रुपये प्लस 12% अमाउंट उसने अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसने कैपिटलाइज करा, जिसपे उसने डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लिया। कॉस्ट का जो 30,000 50,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन का क्लेम ले सकता है, परंतु उसने जीएसटी का अमाउंट कैपिटलाइज करके उस पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। तब 18% जो इनपुट टैक्स रेट है इसका यूटिलाइजेशन मिस्टर ए नहीं कर सकता है। इस 18% के पोर्शन को या तो डेप्रिसिएशन के रूप में क्लेम कर सकता है या इनपुट टैक्स रेट के रूप में यूज़ कर सकता है। यहाँ पे उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, तो जो आईटीसी इसने यूज़ करी होगी 18%, यानी 30,000 का 18% जो भी बन रही है 5,400 सॉरी, एंड 50,000 का 12% है कि 6,000, इसको उसको वापस रिवर्स करके अपनी आउटपुट लाइबिलिटी में जोड़नी होगी। या तो उसे 5,400 6,000 की आईटीसी ले सकता है और सिर्फ डेप्रिसिएशन 30,000 एंड 50,000 पे वो क्लेम करे, या फिर इस पूरे अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करे और इसकी 18% 12% की टैक्स क्रेडिट नहीं ले। तो यहाँ पे आंसर में ये आ रहा है, जो कि मिस्टर ए ने कॉस्ट के साथ जीएसटी को अमाउंट को भी कैपिटलाइज बैलेंस शीट के अंतर्गत कर दिया, जिसपे उसने डेप्रिसिएशन लिया,
तो साथ ही वो इस 18% 12% का डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं ले सकता है, तो ये अमाउंट जो क्लेम करा ये वापस रिवर्स होगा और उसकी आउटपुट लायबिलिटी में जुड़ेगा। तो दोनों में से एक चॉइस ही रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है, दोनों बेनिफिट डबल बेनिफिट नहीं ले सकता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को कब तक वो यूज़ कर सकता है, डेडलाइन। पहला है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है जीएसटी के अंतर्गत, जिस भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हो, उसके अगले महीने का सितंबर महीने का मंथली रिटर्न की ड्यू डेट तक। सितंबर महीने की ड्यू डेट जीएसटी के अंतर्गत होती है 20 अक्टूबर। सपोज़ कर लो क्रेडिट अगर 2019-20 से रिलेटेड होगी तो उसके पहले पॉइंट के हिसाब से डेडलाइन होगी 19-20 का अगला साल आ रहा है 2020-21। तो सितंबर 2020 का जो जीएसटी रिटर्न जिसकी डेट होती है 20 अक्टूबर 2020 पहली डेट। दूसरा एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न अप टू 31 दिसंबर जीएसटीआर 9। या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो, उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल जीएसटी रिटर्न जिसको जीएसटीआर 9 भी कहते हैं, और उसकी ड्यू डेट जनरली 31 दिसंबर होती है। डेट जनरली फ्लक्चुएट होती है, कभी गवर्नमेंट नवंबर भी नोटिफाई कर लेती है, कभी से दिसंबर भी कर लेती है। उस जीएसटीआर 9 के एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, ये तो इसकी ड्यू डेट होगी एज़ पर गवर्नमेंट के हिसाब से या एज़ पर प्रोविजंस के हिसाब से। इस जीएसटीआर 9 की एक्चुअल डेट यहाँ पे आ रहा है, ऊपर के पॉइंट में ड्यू डेट और सेकंड पॉइंट में आ रहा है एक्चुअल डेट। इन दोनों डेटों में से विच एवर इज अर्लियर वो होगी इनपुट टैक्स क्रेडिट की टाइम लिमिट। इसे हम क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं। मिस्टर ए जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है 50,000 रुपये की, जो रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से। उसने एनुअल रिटर्न फर्निश किया 2019-20 का 31 मई 2020। तब इनपुट टैक्स क्रेडिट की टाइम लिमिट क्या होगी, प्रोविज़न में कह रखा है। पहला पॉइंट, जो भी फाइनेंशियल ईयर है इसका नेक्स्ट जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो सितंबर महीना आ रहा है उसकी जीएसटीआर की ड्यू डेट, उसकी ड्यू डेट है 2019-20 के बाद में अगला ईयर आ रहा है 2020-21। उस ईयर में सितंबर 2020 की ड्यू डेट होती है 20 अक्टूबर 2020 पहला। दूसरा एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2019-20 का एनुअल रिटर्न कब फाइल किया गया, जीएसटीआर 9 जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे फाइल किया गया 31/5/2020। तो पहली डेट आई आपके सामने 20 अक्टूबर 2020, दूसरी डेट आई 31 मई 2020। विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से पहले आ रही है 31 मई 2020। तो पहले केस में इसका आंसर होगा इस 50,000 रुपये की वो यूटिलाइजेशन 31 मई 2020 तक कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर ही, क्या होगा अगर वो एनुअल रिटर्न 30 नवंबर 2020 को फाइल करता है। तो इस केस के अंदर वापस पहली डेट 20 अक्टूबर 2020 जो ड्यू डेट है, और दूसरी एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न यहाँ बदल गई 30 नवंबर 2020। तो उस केस के अंदर दोनों में से पहले 20 अक्टूबर 2020 आ रहा है, तो इस सेकंड केस के अंदर 50,000 को यूज़ 20 अक्टूबर 2020 तक कर सकता है मिस्टर ए। सेक्शन 17 डिस्कस करता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट का विभाजन कैसे करें, और ये विभाजन कब करना होता है, जब क्रेडिट नॉन टैक्सेबल पर्पज़ में भी यूज़ आ रही हो, वो क्रेडिट टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज़ आ रही हो, वो क्रेडिट एग्जेम्प्ट सप्लाई में भी यूज़ आ रही हो, तब क्रेडिट का विभाजन किस तरह से करेंगे सेक्शन 17 और रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, ऐसे क्रेडिट जिसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ली जा सकती, ऐसी सप्लाई के बारे में भी सेक्शन 17 डिस्कस करता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 विथ सीजीएसटी रूल 42 डिस्कस करते हैं। वेयर इनपुट सप्लाई आर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अगर किसी इनपुट सप्लाई को यूज़ किया जाता है जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड पर्सन का पार्टली फॉर द बिजनेस, यानी कि
उसका कुछ भाग बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करता है एंड पार्टली फॉर अदर देन बिजनेस पर्पस, यानी कि उसका दूसरा भाग उस सप्लाई को पार्टली अगर अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करे, तब क्रेडिट का विभाजन किस तरह से होगा? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 विथ CGST रूल्स 42 के अकॉर्डिंग होगा। इसे हम इस पूरे रूल्स की बहुत बड़ी मेथोडोलॉजी है थ्योरेटिकल, इसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, मिस्टर ए जिसने गुड्स को इनपुट करा यानी कि परचेस किया, 10 लाख रुपए का गुड्स था और 28% उस पर GST था, तो यहाँ पे उसने ओवरऑल पेमेंट करा होगा 10 लाख प्लस 2,80,000 रुपये एंड सर्विस इनपुट सर्विस उसने यूज़ करी 2 लाख रुपये और उस पर GST का पेमेंट करा 18% यानी कि 36,000 रुपये। he used such input supplies, यानी कि इनपुट सप्लाईज का मतलब इनपुट गुड्स प्लस इनपुट सर्विस, इस टोटल को कहते हैं हम इनपुट सप्लाई या इनवर्ड सप्लाई। सच इनपुट सप्लाईज फॉर फॉलोइंग आउटपुट सप्लाईज, इन इनपुट सप्लाईज को आउटपुट सप्लाईज में किस किस तरह से यूज़ करा इसकी डिटेल है। कॉलम वाइज डिटेल है जिसमें पर्टिकुलर में आ रहा है इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विस का बाइफिकेशन। इनपुट गुड्स को किस किस तरह से यूज़ करा, जो भी ऑल ओवर इनपुट गुड्स था 10 लाख रुपए, उसको परसेंटेज वाइज किस किस हिसाब से यूज़ किया। यहाँ पे एक्स का मतलब है एक्सक्लूसिवली यानी कि पूर्णतया, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। तो ये पूरी तरह से 10% जो 10 लाख का 10% पोर्शन था जो पूरी तरह से नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया। इस 10 लाख का जो 20% पोर्शन था वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में यूज़ किया गया। इसी 10 लाख का 10% और पोर्शन था जो पूरी तरह से टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज़ किया गया। इसी सप्लाई का रिमेनिंग जो पोर्शन था 20 + 10 + 10 40% और रिमेनिंग बच गया 60%, वो कॉमनली यूज़ करा एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी और टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी 60%। तो ये कॉमनली यूज़ हो गया। तो इसका अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे, जो इस रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सेकंड है पर्टिकुलर्स में इनपुट सर्विस, ये पूरी तरह से कॉमनली यूज़ करी गई एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए भी, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी एंड टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी 100% कॉमन यूज़ में इसे ली गई। तो इसे हम कैसे अपोर्शन करेंगे, इस क्रेडिट को, इसका विभाजन कैसे करेंगे। और कुछ डिटेल दे रखी है। मिस्टर ए ने अब आउटपुट सप्लाई कितनी करी, आउटपुट सप्लाई के अंदर बाइफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। टैक्सेबल सप्लाई 20 लाख के कर रखी थी जिसपे आउटपुट GST उसने रिकवर करा 28% के हिसाब से। एग्जेम्प्ट सप्लाई उसने करी 5 लाख की। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है ऐसी सप्लाई जो GST के प्रोविज़न के अंतर्गत उसकी सप्लाई GST की रेट होती है 0% या नील रेट, इसे हम कहते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई इसके द्वारा की गई 5 लाख रुपये और जिसपे GST रेट 0% थी। अब यहाँ पे हम सिस्टमेटिकली स्टेप देखेंगे रूल नंबर 42 के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ कंसंट्रेट। रूल नंबर 42 के हिसाब से पहली स्टेप है कैलकुलेट टोटल इनपुट टैक्स। जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा टोटल इनपुट टैक्स कितना हो रहा था, तो गुड्स की वैल्यू थी वहाँ पे 10 लाख रुपये जिस पर टैक्स बन रहा था, या उसने इनडायरेक्ट वे में सप्लायर को पेमेंट करा 2,80,000 का, और सर्विस थी जिस पे GST बन रहा था 36,000 रुपये। तो ओवरऑल इनपुट टैक्स जो था जिसका पेमेंट करा उसने सप्लायर को वो था 3,16,000 रुपये, और ये हो जाएगा उसके लिए इनपुट टैक्स। अब इसमें से कितनी क्रेडिट लेगा वो हम आगे देखेंगे। तो पहली स्टेप है कैलकुलेट करना है टोटल इनपुट टैक्स। तो हमने यहाँ पे पहली स्टेप में 2,80,000 + 36,000 रुपये की कैलकुलेशन कर ली, जिसे हम T के रूप में डिनोट करेंगे यहाँ पे, कैपिटल T, जिसे हम कहेंगे कैपिटल T, और ये अमाउंट है 3,16,000 रुपये। दूसरी स्टेप है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इनपुट सप्लाई यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। वो इनपुट सप्लाई जो भी थी वो पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कितनी करी गई, उस पोर्शन की क्रेडिट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में दे रखा था
क्वेश्चन के अंदर कि 10% जो पोर्शन था इनपुट गुड्स का वो पूरी तरह से नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया गया। तो उस 10 लाख का 10% हमने कैलकुलेट करा 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख पे जीएसटी या जो इनपुट टैक्स बन रहा था 28%, तो 28,000 रुपये हमने कैलकुलेट कर लिया, और इसे हम डिनोट करेंगे T1 के रूप में। टोटल इनपुट टैक्स को डिनोट करेंगे T से, और इस पोर्शन को डिनोट करेंगे T1 से। तीसरी स्टेप है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इनपुट सप्लाई यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी कि वो इनपुट सप्लाई कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट सप्लाई के रूप में कितनी यूज़ हुई उसका इनपुट टैक्स हम निकालेंगे। क्वेश्चन में दे रखा था 20% पोर्शन ऐसा था जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट सप्लाई में यूज़ हुआ। तो 10 लाख का 20% हमने कैलकुलेट करा 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए पे 28% हमने कैलकुलेट करा 56,000 रुपये, और इस पोर्शन को हम डिनोट करेंगे T2। अगले स्टेप है इनपुट टैक्स क्रेडिट सब्जेक्ट टू ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट हम पढ़ेंगे 17 सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। अगर उस तरह की क्रेडिट का भी अगर कोई डिस्क्रिप्शन ब्यौरा हो तो उसे भी हम कैलकुलेट करेंगे, और उसे हम T3 बोलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी थी, तो यहाँ हमने लिख के यहाँ पे अमाउंट हमने 0 कर दिया। अगली स्टेप है C1, जिसे हम कहेंगे कॉमन क्रेडिट पार्ट 1। तो C1 का फॉर्मूला है T, यानी कि टोटल इनपुट टैक्स। T में से हम घटा देंगे T1, T2 एंड T3। तो यहाँ पे हमने T1, T2, T3 सब कैलकुलेट कर रखा है, और इस नेट अमाउंट को हम कहेंगे C1। तो यहाँ पे T था 3,16,000 रुपये, इसमें से हमने 28,000 T1, 56,000 T2 एंड T3 0 रुपये हटाया, तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 2,32,000 रुपये, और इस अमाउंट को ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करना होगा जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसे, और इसे हम डिनोट करेंगे C1। और C1 कैसे निकाला, T में से T1, T2 एंड T3 हटा दिया गया।